अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि पेन क्या होती है। हम पेन के बारे में देखेंगे। पेन मैनेजमेंट का बेसिकली ये सीरीज़ का लेक्चर है। हम सबसे पहले देखेंगे कि पेन क्या है, ये कैसे इनिशिएट होती है, और इसके बाद हमारे पास कौन कौन से ड्रग ऑप्शंस हैं और उन ड्रग ऑप्शंस में हमने ड्रग कैसे सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले इस सब सिनेरियो को समझने से पहले हमें जो चीज़ पता होना चाहिए कि पेन कैसे इनिशिएट होती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है पेन का, और इसी के बेस पे हमें ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन भी पता चलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हमारे सेल्स से बॉडी बनती है। सेल का एक पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल से टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज से मसल्स बनते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी है। कोई भी स्टिमुलाई है, कोई चोट वगैरह लगती है मसल्स पे और मसल्स में इंजरी होती है, मसल्स में इंजरी होती है तो उसकी वजह से जो है टिश्यू और एट द एंड सेल को इंजरी होती है। सेल को इंजरी होने की वजह से सेल्स के अंदर एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं एराकिडोनिक एसिड। ये एराकिडोनिक एसिड रिलीज हो जाता है। जब ये एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है, किसकी वजह से हुआ? अल्टीमेटली हुआ ये मसल इंजरी की वजह से। मसल इंजरी की वजह से सेल इंजरी हुई और उससे एराकिडोनिक एसिड रिलीज हो गया। अब जब ये एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है तो हमारी वहाँ लोकली उसी जगह पे हमारी पूरी बॉडी में COX-1 या COX-2 ये दो एंजाइम है, दोनों में से कोई एक ज़रूर मौजूद होता है। अब COX-2 या COX-1 हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल बायोलॉजी में, FSC में हम सब पढ़ के आए हुए हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल जो है उसके मुताबिक क्या है, COX-2 भी एंजाइम है, COX-1 भी एंजाइम है। अब ये जो एराकिडोनिक एसिड है ये पहले अवेलेबल नहीं था, ये अवेलेबल हुआ मसल इंजरी की वजह से। ये बाहर निकल आया जहाँ पे फॉर एग्जांपल हाथ पे चोट लगी है तो ये हाथ के मसल्स के सेल्स में से ये बाहर निकल आया। अब ये वहाँ पे COX-1 या COX-2 को के साथ अटैच होगा। एराकिडोनिक एसिड क्या है? ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को अपने साथ मिला के क्या बना देना? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, नोसी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। नोसी रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? पेन। ये पेन की सेंसेशन भेजते हैं ब्रेन को। इसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन भी करवा देते हैं उसी साइड पे जहाँ पे चोट लगी, ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी करवाएंगे। इसके अलावा ये नॉइसी रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करेंगे जो ब्रेन को पेन के सेंसेशन देता रहेगा। अब क्या होगा, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तो इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेशन बार बार स्टिमुलस बनेगी। स्टिमुलाई बार बार जो है मसल्स में से एराकिडोनिक एसिड को रिलीज करवाएगा। एराकिडोनिक एसिड फिर COX-2 के साथ मिलकर प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा। अगर हम इसे अनट्रीटेड छोड़ देते हैं और बार बार मसल्स को स्टिमुलाई मिलता है और ये एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता रहेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन बनते रहेंगे। अब बात करते हैं हमारे पास ये जो दो एंजाइम है COX-1 और COX-2 इनकी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे ये समझना है कि हमने COX-1 या COX-2 किसको अपने पेन मैनेजमेंट में इस्तेमाल करना है, हम किसको रोक के। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे COX-2 को रोक देते हैं तो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन रुकेंगे, या COX-1 को रोकते हैं तो क्या रुकेंगे? अगर हम दोनों में से किसी एक को रोकना चाहें या दोनों को रोकें तो क्या इफेक्ट आएगा उसका। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास पहले है COX-1 जो है, इसके बारे में एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस में इस्तेमाल होता है। बॉडी इसको अपने तौर पे इस्तेमाल करती रहती है, एक्टिवेट करती रहती है हार्ट में, किडनीज में, लीवर में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो इसकी इनिबिशन अगर हम कर देंगे तो जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन चल रहे हैं, हार्ट में वेयर एंड टेयर हो रहा है, हार्ट में सेल्स मर रहे हैं, नए आ रहे हैं, किडनीज में आ रहे हैं, स्टमक के अंदर एसिड होता है, एसिड डिग्रेड होता है, बार बार डिग्रेड होता है, बॉडी के सेल्स को डिग्रेड करता है। तो वहाँ पे COX-1 का अपना रोल है। अगर हम COX-1 को इनिबिट कर देते हैं, हम कोई ऐसी ड्रग देते हैं जो COX-1 को ही बंद कर देगी, तो इसका मतलब है हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जिनको हम साइड इफेक्ट्स भी कहते हैं, वो फेस करना पड़ेंगे। लिहाजा हमें ड्रग सेलेक्ट करते हुए स्पेशली पेन के अंदर हमें इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि हम जो ड्रग सेलेक्ट कर रहे हैं वो फ़ायदे के साथ साथ नुकसान ना कर दें।
लिहाजा सबसे सेफेस्ट ऑप्शन ये होता है कि COX-2 को आप इनहिबिट कर दें। COX-2 इनहिबिट होगा तो क्या होगा, मसल इंजरी होगी, रैकेडियोनिक एसिड निकलेगा लेकिन उसको एंजाइम नहीं मिलेगा। एंजाइम नहीं मिलेगा तो COX-2 जो है वो ऐसी इसको नहीं, इसके सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अब COX-1 अवेलेबल ही नहीं होता। अब अगर आप पे ये क्वेश्चन है जी COX-2 नहीं करेगा तो COX-1 तो है ना, COX-1 अवेलेबल ही नहीं होता। COX-1 कहाँ पे होता है? हार्ट में, किडनी में, लीवर में, गट में। आपको चोट लगी है हाथ पे, आपको चोट लगेगी पाँव पे, बॉडी के बाहर चोट लगेगी, तो वहां पे COX-1 अवेलेबल ही नहीं होता। वहां पे सर्कुलेशन में या बॉडी के सेल्स में क्या मौजूद होता है? COX-2 मौजूद होता है। COX-2 को आप इनहिबिट कर दें तो सबसे सेफ ऑप्शन ये वाला आता है। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, हम जो पेन ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक्स इनको कहते हैं, एनाल्जेसिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर्स और सिलेक्टिव COX-2। नॉन सिलेक्टिव जो है वो इन दोनों को, COX-1 को भी इनहिबिट करेगी, COX-2 को भी इनहिबिट करेगी। पेन तो रुक जाएगी लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे कहाँ पे? हार्ट में, किडनी में, लीवर में, गट में। लिहाजा हमने क्या चूज करना होता है? COX-2। और COX-2 में भी हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन है। अगर खुदा न खास्ता हमें नॉन सिलेक्टिव यूज करना पड़ रहा है तो फिर हम ये देखेंगे कि उसमें हमारे साइड इफेक्ट कम हो और बेनिफिशियल इफेक्ट ज़्यादा हो। हम इंशाल्लाह इसी सीरीज को आगे लेके चलेंगे। इंडिविजुअल ड्रग्स जो नॉर्मली यूज होती हैं, आपके पास फिजियोथेरेपी का पेशेंट आता है, नॉर्मल इंजरी का पेशेंट आता है, तो आप उसको कौन कौन सी ड्रग्स देंगे, ताकि फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट आया, उसको कोई भी इंजरी है, उसको आपने पेन किलर देना है, लेकिन साथ में हो सकता है वो डायबिटिक हो सकता है उसको किडनी प्रॉब्लम हो सकता है उसको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है वो मैदे का मरीज हो, पैप्टिक अल्सर का मरीज हो। तो आपने ये देखना है कि हमने इसको कौन सी पेन के लिए मेडिसिन देनी है। तो ये टॉपिक हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। कंटेंट अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।